अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 10 की कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को समझ आ जाएं, खाली आप याद ना करें। वो आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे ऑनवर्ड जो हमने प्रोग्राम्स बनाने हैं उनके अंदर ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम कहते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन। जब भी आपने स्क्रीन के ऊपर कोई वैल्यूज़ को, कोई सम आपने किया है, कोई आपने कैलकुलेशन की है, कोई अपना नाम है, कोई भी चीज़ अगर आप स्क्रीन के ऊपर, कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब प्रिंट एफ फंक्शन का एक तरीका देख, दो वेज है इसको लिखने के। एक तो सिंपली होता है कि आपने कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे कि हमने पहले चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किया था प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ना, ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने सिंपली प्रिंट एफ लिखा, इधर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी आप अपना नाम लिख लें, अपनी क्लास लिख लें, हेलो वर्ल्ड जो भी आप चाहें लिख लें। और दूसरा आता है कि आपने एक तो स्ट्रिंग लिखनी है, मतलब सम इक्वल टू, उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है 5 7, मतलब वेरिएबल्स, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो आपने लिखनी है। वेरिएबल क्या होते हैं वो चैप्टर 9 के अंदर डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद आ जाएं, ये एक प्रोग्राम है, वो देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जब आपने किसी एक चीज़ का लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर दिया तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो वो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है। मेन से हमेशा प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। देखिए मेन से स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखें आप कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक के अंदर हाइट होगी, एक के अंदर विड्थ होगी, एक के अंदर एरिया होगा। अब इधर आपकी मर्ज़ी है कि इंट टाइप के वेरिएबल ले लें या फ्लोट की अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, फ्लोट टाइप के भी आप ले सकते हैं। ये फिर उसने क्या किया, ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाई थी, नीचे इनिशियलाइजेशन करा दिया। हाइट को 5 सेव करवा दिया, विड्थ में क्या रखवा दिया 4। ये उसने एक मैनिपुलेशन की है या कैलकुलेशन किया, और वो कैलकुलेशन क्या है, एरिया इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। मतलब जो भी हाइट की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई विड्थ 4। अब एक चीज़ का ख्याल रखने कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। अक्सर बच्चे जब पेपर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्स लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देखें जब ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी ना, 5 × 4 20, एरिया के अंदर क्या आ जाएगा 20। तो अब उस हमने एरिया की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो नीचे प्रिंट एफ उसने यूज़ किया, क्या यूज़ करके कह रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसने एक स्ट्रिंग लिख दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़। उसके बाद क्या कहता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जब आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा ना तो परसेंटेज डी आएगा। जब आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, परसेंटेज एफ, ठीक है। इसी तरह जब आपका वेरिएबल करेक्टर टाइप का होगा तो तब आपने क्या करना है, परसेंटेज सी। फॉर्मेट स्पेसिफायर का बस इस तक आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब जितने आप इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाद उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और वेरिएबल को हमेशा हमने इस कोमा के साथ, ये जो आपको कोमा नज़र आ रहा है ना, इस कोमा के साथ सेपरेट करके लिखना होता है। अब होगा क्या कि ये तमाम कैलकुलेशन होगी, प्रिंट एफ पे आया, उसने क्या किया, एरिया के अंदर जो भी था वो उसने डिस्प्ले कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल वैसे ही था, प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह एरिया की जो वैल्यू थी वो वहाँ पे लिखी आ गई। फॉर्मेट स्पेसिफाई वो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह का जिस टाइप का वेरिएबल होगा ना, उसी टाइप का आपने फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करना है। अगर इंट या शॉर्ट आपने वेरिएबल की टाइप रखी थी तो उसके लिए परसेंटेज डी होगा। फ्लोट के लिए एफ है, डबल के लिए ये इंट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, और ये इसमें आपने इंटीजर बस याद रखना है। ये एमसीक्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो 4 5 मैंने आपको बताया है ना, 1 2 3 4 5 और 1, ये 6 करें और इसको 7। ये 7 जो मैंने भी आपको ये हाईलाइट करवाए ना, तो इनके आपको पता होनी चाहिए। अगर उसने कह दिया है ना तो करेक्टर स्ट्रिंग के लिए कौन सा सिंबल
फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज़ होता है, तो उसके लिए आपने ये वाला परसेंटेज एस के ऊपर क्लिक करना है। ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आ जाए, ये उसने बस एक प्रोग्राम बना दिया, उसको भी देख लेते हैं। मेन से इसने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब इधर ये 3 वेरिएबल जो उसने लिए हैं ना, वो तीनों कौन सी टाइप के हैं? फ्लोट। और ये प्रोग्राम करेगा क्या? 2 नंबर लिए फ्लोटिंग के और उनका सम डिस्प्ले कर दिया। ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन। ठीक है। अब उसने वेरिएबल 1 में ये स्टोर करा दिया, वेरिएबल 2 के अंदर ये स्टोर करा दिया, और ये आर ई एस रिजल्ट की शॉर्ट फॉर्म उसने यूज़ की है। उसके अंदर उसने क्या कह दिया? वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। अब ये दोनों प्लस होंगे, उसका जो भी आंसर आएगा 65 समथिंग, वो आर ई एस के अंदर आ जाएगा। अब देखें ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुए हैं? 1 2 3। तो इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा के बाद 3 वेरिएबल यूज़ करने पड़े हैं हमें, और ये तीनों वेरिएबल आप देख रहे हैं कि इस कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। अब वेरिएबल 1 है, तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई की जगह वो वैल्यू रिप्लेस होगी फॉर 24.7, फिर प्लस वैसे फॉर्मेट का आ जाएगा 41.5 इक्वल टू, और आखिरी रिजल्ट किस में था? आर ई एस, और वो आखिर पे लिखा हुआ है, तो इस वजह से 65.77। इसके बाद फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में एक चीज़ हम ये कहते हैं कि आपकी जो आउटपुट या नंबर शो होना है ना स्क्रीन पे, वो कितने कॉलम्स लेगा। अब ये देखें, जब आपकी ये वाली आउटपुट शो हुई है ना, तो इसने 1 2 3 और ये 4 4 क्यों? क्योंकि इधर हमने 4 बताया था 4D, और जितने आप इधर वैल्यू बताएंगे ना, तो ये इतने ही कॉलम यूज़ करेगा। इधर देखें 5D जब आपने यूज़ किया था ना, अब वैल्यू आपकी सेम है, 786 786 786 786। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसने थोड़े बहुत चेंज किए हैं। जब उसने 4 किया था, तो ये 3 तो वैसे ही आ गया, उसने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है। एक चीज़ इधर मैं आपको और बता दूँ, जब इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी ना इस जगह पे, तो ये वाली जो बॉक्स बनेगा ना, वो लेफ़्ट साइड पे बनेगा हमेशा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब इधर माइनस होगा ना, तो राइट साइड पे आपका बॉक्स बनेगा। इस चीज़ को भी याद रखना है। माइनस इधर ये वाला -4 होगा, इसकी बात नहीं कर रहा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ जो नंबर होता है ना इनके अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। In the C program, the number of columns used to display a value on the screen is referred to as field widths. Field width specifier described the number of columns that should be used to print the value. वही कि जब भी आपने वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा, तो तब हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। अब जब मैंने इधर इसको 6 बता दिया है ना, और वैल्यू वही है 3, तो इसने क्या किया? 3 वो डिस्प्ले कर दिया, और लेफ्ट साइड पे 3 बॉक्सेस बना दिए। फ्लोटिंग पॉइंट्स में देख लें, फ्लोटिंग पॉइंट्स में इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो कैसे? जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में फील्ड वर्ड्स बताते हैं ना, ये परसेंटेज और एफ के दरमियान, इधर आपने 6 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट की वैल्यू लाजमी आती है इनमें। जब आपने 6.2 किया है ना, तो वो 6 से क्या करेगा कि 6 से ये पूरी की पूरी वैल्यू देखेगा। ये 1 2 3 4 5 6, इसमें ये पॉइंट भी शामिल होगा कॉलम के अंदर, और ये माइनस भी। और 2 क्या करता है? 2 बताता है कि पॉइंट के बाद इतनी एक्यूरेट वैल्यू शो करनी है। अब इसको देख लेते हैं। ये 3.14159, ये टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, और इधर हमने क्या कह दिया? 5.2। पहली चीज़ देखें, पॉइंट में हमने क्या कहा है कि पॉइंट के बाद कितने एक्यूरेट चाहिए हमें? सिर्फ 2। तो पॉइंट के बाद वाले सिर्फ कितने उठाएगा? 1 और 4 लिख दिया, पॉइंट लगाया, 3 आ गया ये वाला। अब कितने हो गए? 1 2 3 4, और हमने कितने कहे थे टोटल कॉलम? 5, तो इसने एक बॉक्स बना दिया पीछे। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं वो देख लें। जब आपने आउटपुट एक ख़ास फॉर्मेट, एक ख़ास अंदाज, एक ख़ास स्टाइल के अंदर डिस्प्ले करनी होती है, तो तब हम कहते हैं कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। सॉरी, एस्केप सीक्वेंसेस। जब भी आपने कुछ फॉर्मेटेड या कुछ बेहतर अंदाज में आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है, तो तब हम कहते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे। इधर देखें, ये देखें,
ये आपका नाम, जैसे रिजल्ट कार्ड होता है ना, मतलब अच्छा सा फॉर्मेटेड सा स्पेसेस आ गई बीच में, वैसे ये स्पेस आ गई, ये स्पेस आ गई, इधर भी स्पेस बनी हुई है, ठीक है। और बड़ा फॉर्मेटेड सा, बड़ा डिसिप्लिन सा टेक्स्ट आपका लिखा नज़र आ रहा है। तो इसका कोड देखें कहाँ पे है। ये जहाँ पे नेम था ना, उसके बाद इसने क्या किया, बैक स्लैश टी लगाया। बैक स्लैश टी से क्या हुआ, ये वाली स्पेस जनरेट हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, रोल नंबर, रोल नंबर लिख दिया। दो बार है, इधर भी दो बार था बैक स्लैश टी, इधर भी दो बार है। इस वजह से उसने दो टैब स्पेस, एक टैब स्पेस ये, दूसरी सॉरी दूसरी टैब स्पेस ये उसने डिस्प्ले कर दी, और आखिर पे मार्क्स लिखा आ गया। उसने नीचे क्या किया फिर कि ये बैक स्लैश एन भी एक एस्केप सीक्वेंस है। बैक स्लैश एन जहाँ पे भी आपकी प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा ना, वहाँ पे इस जगह पे था ना आखिरी बार पॉइंटर आपका मार्क्स। तो उसके बाद आपको बैक स्लैश एन लिखा नजर आया, तो उसने क्या किया कि आपका नीचे वाली लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले की, ये पूरी डॉटेड लाइन इसने इधर डिस्प्ले कर दी, ठीक है। उसके बाद देखें नीचे फिर बैक स्लैश एन है, आपका आखिरी कर्सर कहाँ पे था, इस जगह पे। जब आपने आगे किया ना बैक स्लैश एन, तो वो नीचे वाली लाइन पे आ गया, आमिर 78 425 उसके जितने भी मार्क्स होंगे। इधर आ जाए, escape sequences are characters which are specified in format string of the printf statement in combination with backslash। देखें, पहली चीज़, जो आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमेशा लिखे जाते हैं प्रिंट एफ के साथ। दूसरी चीज़, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई बैक स्लैश लाजमी आती है। आगे करेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन बैक स्लैश लाजमी आएगी, और ये हमेशा जो आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है या फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ के अंदर, उसके अंदर लिखे जाते हैं। ये है एन फॉर न्यू लाइन, टी फॉर टैब, बी फॉर बैक स्पेस, पीछे एक कर्सर लेके आने के लिए। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में चीज़ें आती हैं कि एफ़ किस लिए यूज़ होता है, आर किस लिए यूज़ होता है, टी किस लिए यूज़ होता है, तो ये देख लीजिएगा। स्कैन एफ फंक्शन, जब भी आपने यूज़र से वैल्यू लेनी होगी ना, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं स्कैन एफ फंक्शन। आपका प्रोग्राम थोड़ा सा भी इंटरेक्टिव होगा ना, इंटरेक्टिव का मतलब है कि जो आपने तो प्रोग्राम बना दिया, अब इस्तेमाल तो कोई और करेगा ना। तो वो इस इंसान जब उसको इस्तेमाल करेगा, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई, उसने खाली ऊपर हेलो वर्ड से लिखा हुआ नहीं देखना, या आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ उसने देखना ना, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा, वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, या टेबल प्रिंट होगा, या एज वो निकाल के बता देगा, या साल के अंदर कितने दिन है वो निकाल के बता देगा, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम वैल्यूज़ एंटर करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है। इधर देखें, स्कैन एफ वैसे ही आपका लिखा आ जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगी, इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कैन एफ आगे लिखा हुआ, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपकी चीज़ होगी ना, उसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे आ गए, ये वाले, ये और ये, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसके बाद जो वेरिएबल होंगे ना, जिसके अंदर आपने वैल्यू सेव करवानी है, वो हमेशा हमेशा इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद ये कॉमा लगा के आगे सेपरेट करके लिख देते हैं कॉमा से, जैसे इसने किया है ना, ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इस तरह। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, वेरिएबल के साथ ये एंड का जो साइन होता है, इसको आमतौर पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्परसेंड कहते हैं, AMPERSEND, एम्परसेंड साइन। ये वेरिएबल के साथ हमेशा हम इधर एंड साइन लगा देते हैं, और इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। एड्रेस ऑपरेटर क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल 1 को बताएगा कि फ़लाँ एड्रेस पे जाके ना ये वैल्यू सेव कर दो, वेरिएबल 2 को बताएगा कि फ़लाँ एड्रेस पे जाके ये वैल्यू सेव या स्टोर कर दो। प्रोग्राम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी होप सो। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर इनटू मीटर। जो आपका डिस्टेंस, अब करना क्या है, यूज़र जो है ना वो डिस्टेंस एंटर करेगा किलोमीटर। मिसाल के तौर पे वो 5 एंटर करते हैं ना, 5 किलोमीटर, तो हमने उसको कन्वर्ट करके बता देना है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आमतौर पे 5000 मीटर होंगे ना 5 किलोमीटर में। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हमने यूज़र को कैलकुलेट करके शो करनी है। देखें, उसने डबल वही पॉइंट्स की वैल्यू, ताकि ज़्यादा प्रिसाइज डिजिट्स इसके अंदर सेव या स्टोर हो सके। डबल उसने ली, दो वेरिएबल लिए, एक मीटर एक किलोमीटर। अब किलोमीटर वो होगा जिसके अंदर यूज़र वैल्यू एंटर करेगा,
अब इधर एक और चीज़ ये देख लें, उसने कमेंट्स लिखे, कमेंट्स लिखने का ये बैक स्लैश सिंगल लाइन कमेंट इनको कहते हैं। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर किलोमीटर, मतलब अब कमेंट्स ना लिखें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपने अपनी आसानी के लिए लिखा होता था कि 2 साल 4 साल बाद जब आप वो प्रोग्राम पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि इधर क्या काम हो रहा है। पहली प्रिंट एफ उसने क्या लगा, ये एंटर अ डिस्टेंस इन किलोमीटर। इधर एक और चीज़ देख लें, ये प्रिंट एफ पहली इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो आउटपुट स्क्रीन पे भी पहली लाइन यही लिखी आएगी। ये देखें, एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये चीज़ समझ आ गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या लेना है, इनपुट, यूज़र से इनपुट लेनी है। कमेंट है ये वाला ना लिखें तब भी चल जाएगा काम। स्कैन एफ, ये डबल है ना इसकी टाइप, इस वजह से खाली एफ नहीं लिखा, एल एफ लिखा है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, किलोमीटर। अगली चीज़, जहाँ पे भी स्कैन एफ आएगा वहाँ पे मतलब है कि यूज़र ने कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी है। अब इधर देखें, जब वो ये चीज़ इतनी हो गई है ना तो उसके आगे यूज़र ने वैल्यू एंटर की है 40.5 पॉइंट में वैसे एंटर कर दिए, जो यूज़ आप जो भी चाहें आप वो एंटर कर सकते हैं। आगे देखें, कैलकुलेट होगी, फार्मूला होगा, या इसको आप लॉजिक कह लें कि आपने लॉजिक लगाई कि ये काम कैसे होगा। मीटर ऑन रिजल्ट भी इसी के अंदर ही सेव होगा, मीटर, किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इस वजह से जब हम जितने उसमें किलोमीटर एंटर किए हैं ना 40.5, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। जब हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है ना तो वो आंसर कैलकुलेट हो के मीटर वेरिएबल के अंदर सेव या स्टोर हो जाएगा। अब हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका, हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। जब अब इधर देखें, इधर एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन आ गया, मतलब जब उसने यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी ना उसके बाद जो भी प्रिंट होनी है ना वैल्यू, वो हमेशा नीचे वाली लाइन पे आएगी, जैसे आप ये देख रहे हैं। आगे क्या हुआ है, प्रिंट एफ उसने कर दिया सिंपली वैल्यू पहले ये। अब इधर देखें एक और चीज़, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कितने फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये। इस वजह से हमने फॉर्मेट इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं। अब देखें इधर, पहला उसने क्या कर दिया, किलोमीटर, जब आउटपुट शो होगी तो क्या लिखा आ रहा है 40.5 किलोमीटर, ये आगे 00 लिखे आ जाएंगे क्योंकि हमने इसकी टाइप जो है वो डबल लिखी हुई है। और ये 40.5 कहाँ से आया है, क्योंकि ये इधर देखें ये यूज़र ने इधर एंटर किया था, ठीक है। आगे इक्वल का साइन आ गया, ये देखें। उसके बाद क्या हुआ, मीटर्स, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड, और उसके बाद मीटर्स, तो ये कैलकुलेट होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो किस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, मीटर। तो वो आंसर इधर लिखा आ गया और आखिर पे ये मीटर्स आपको शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए करैक्टर इनपुट। करैक्टर इनपुट का मतलब है कि जब भी आपने यूज़र से कोई एक सिंगल करैक्टर लेना होगा, सिंगल करैक्टर से मुराद है कि वो खाली 9 हो, या वो खाली कॉमा हो, या वो खाली ए हो, या वो खाली कैपिटल ए हो, कोई भी हो। जब आपने सिंगल करैक्टर यूज़र से लेना है तो उसके लिए आमतौर पे आप गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखें फ़र्क क्या है, get ch or get che. The get ch functions are very handy in character manipulation in contrast to the get ch function which does not echo the character type. ये मेन इधर चीज़ बता रहा है कि get ch जब आपने यूज़ किया है ना तो कीबोर्ड में जो भी आप करेक्टर एंटर करेंगे ना वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा कि आपने क्या प्रेस किया है, ठीक है। इसके ऑपोजिट क्या होगा, जब आप गेट सी एच ई एंटर करेंगे ना, गेट सी एच ई ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो तब आप कीबोर्ड से जो भी करेक्टर हिट करेंगे ना वो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होगा, शो होगा कि आपने ये वाला बटन या ये वाला करेक्टर एंटर किया है। बोथ ऑफ दीज फंक्शंस डू नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब है कि ये जब आप फंक्शन लिखते हैं ना तो इसके साथ ये इन्वर्ट ये वो उनको हम गोल ब्रैकेट्स कह लें या ब्रेसेस कह लें, इन ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू आप लिखते हैं ना इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन के आर्गुमेंट हैं, पैरामीटर हैं।
ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे आर्गूमेंट या पैरामीटर क्या होता है बड़ी डिटेल के अंदर, ये चैप्टर 13 के अंदर। उसके बाद आए कि एक चीज़ आप पहली चीज़ आपने देख ली कि गेट सी एच के अंदर करेक्टर जो भी टाइप करेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। गेट सी एच ई के अंदर जो भी करेक्टर लिखेंगे कीबोर्ड से वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। दूसरी चीज़, ये दोनों फंक्शन कोई भी आर्गूमेंट या कोई भी पैरामीटर नहीं लेते। अगली चीज़, जब आपने आउटपुट स्क्रीन को या कंसोल स्क्रीन को पॉज करना होता है ना, रोकना होता है ताकि आउटपुट डिस्प्ले होकर फ़ौरन गायब ना हो जाए, तो तब आप जो है वो गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं आमतौर पे। जब आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ करेंगे ना तो आपका प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाएगा, और तब तक वो आपका वहाँ पे रुका रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई एक करेक्टर एंटर प्रेस नहीं करते। जब भी आप ए बी 9 कॉमा कोई भी बटन प्रेस करेंगे ना, वो आपका प्रोग्राम या आउटपुट स्क्रीन वहाँ से गायब हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज देख लीजिएगा इसकी सारी। एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको समझ के कीजिएगा, खाली रटे के बेस पे ना कीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर 10 के अंदर समझने वाली कोई भी चीज़ आपकी रह गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, दोबारा मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।